मणिपुर जल रहा है, आज से नहीं लेकिन पिछले लगभग 3 वर्षों से। मणिपुर में आफ्टर ऑल समस्या क्या है, इस समस्या को समझने के लिए आपको मणिपुर में जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो क्योंकि हिस्टोरिकली रूटेड है वो जानने की आवश्यकता है। मणिपुर बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका था 19वीं और 20वीं शताब्दी में 19th और 20th सेंचुरी में वहाँ पर बेसिकली ट्राइबल लोग रहते थे। उन ट्राइबल लोगों के बीच सबसे पहले 19th सेंचुरी में अमेरिका की तरफ से उनकी बैप्टिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी जो थी उसने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में अपने कदम रखे और वहाँ पर अपने गंदे कदम रखने के बाद अमेरिका की ये बैप्टिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी ने ट्राइबल लोगों को पहली बात तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चालू करा। इसके बाद जब ब्रिटिश की हुकूमत वहाँ पर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचने लगी, जब अहोम किंगडम को ख़त्म होने के बाद अहोम किंगडम के डिक्लाइन के तहत ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत असम घाटी में बनाई। असम घाटी में वो हुकूमत बनाकर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो ब्रिटिश को उस समय अमेरिका की बैप्टिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी का पहली बात तो सहारा मिला। उस दौरान अमेरिका की ये जो मिशन था इसके तहत कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ने जब वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी को समझा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुकी खास करके एक ऐसा वर्ग है जिसको फोकस किया जा सकता है, मिजो दूसरा वर्ग है और तीसरा नागा वर्ग है। ये 3 डोमिनेंट वर्ग जो थे इनके तहत ब्रिटिश ने एक बहुत केयरफुल तरीके से गेम को प्लान करके खेलने की कोशिश करी। ब्रिटिश ने एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं नॉर्थ ईस्ट को सिविलाइज करने के चक्कर में उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में स्कूलों का गठन किया। फिर वहाँ पर स्कूलों के तहत लोगों को बोला कि अब हम आपको लिटरेसी प्रदान करेंगे। स्कूल और लिटरेसी के कैंपेन के तहत उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन ट्राइबल लोगों में ग्रामीण इलाकों में पहुँचाने की कोशिश करी। और जब ये धीरे धीरे पूरा का एक कवर बनाया, इस कवर के पीछे ब्रिटिश ने फिर यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज को कंसेप्चुअलाइज किया। इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कंसेप्चुअलाइज करने के बाद ब्रिटिश का उद्देश्य था कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में पहली बात तो हम धीरे धीरे एक ऐसी रणनीति बनाएं कि आउटसाइडर्स जो हैं उनको इन ट्राइबल इलाकों में कतई घुसने ना दें। इन ट्राइबल इलाकों में धीरे धीरे अमेरिकन सपोर्ट के साथ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते रहें। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए एक कवर का सहारा लें कि हम यहाँ पर एजुकेशन देने आए हैं लेकिन एजुकेशन क्रिश्चियन होगी। हम लिटरेसी प्रोवाइड करने आए हैं, लिटरेसी क्रिश्चियन बेसिस पे और क्रिश्चियन वैल्यूज़ की होगी। हम यहाँ पर जो है मॉडर्न मेडिसिन प्रोवाइड करने आए हैं, वो भी जो है क्रिश्चियन फंडेड सोसाइटीज और क्रिश्चियन फंडेड डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में ही केवल मिलेगा। इस रणनीति से भारत की आज़ादी से पहले तक ब्रिटिश हुकूमत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ड्रीम विजुअलाइज करने की सोची और वो ड्रीम ये था कि कभी भी कल को फ्यूचर में यदि अगर हमें मान लीजिए भारत को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि भारत की सीमा उस समय एक इंडिपेंडेंट देश तिब्बत के साथ और तिब्बत की सीमा चीन के साथ थी, और क्योंकि चीन के संबंध जाहिर सी बात है ब्रिटिश के साथ अच्छे नहीं थे, अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे, तो ब्रिटिश और चीन को टैकल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यहाँ पर एक रणनीति ये बनाई कि ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को हमने यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज किया है, यहाँ पर कुकी, नागा, मिजोस जो जिनको हमने ग्रेजुअली कन्वर्ट किया है, इनके कन्वर्जन के तहत जो इनकी आगे की जनरेशन्स चलेंगी, पहली बात तो वो हमारे साथ लॉयल रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में ब्रिटिश और अमेरिका की 1930 तक लगभग उनके मन में एक पॉइंट बैठ चुका था, खास करके विश्व युद्ध एक यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वो ये था कि क्यों ना जब हमें अगर कल को मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट को, भारत को छोड़कर आज़ाद कर जाना पड़ा, तो यहाँ पर हम क्या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन किंगडम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यदि अगर एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन किंगडम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो उस इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन किंगडम के तहत हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में एक ऐसी बेस टेरिटरी होगी जिस बेस टेरिटरी के बेसिस पे हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम चीन पर नज़र रख पाएं। और अगर आप इतिहास को केयरफुली पढ़ते हैं तो आप ये भी समझेंगे कि क्योंकि 1930-35 तक
अमेरिका ने इस पूरे प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करा क्योंकि उसकी अपनी खुद की परिस्थितियां कुछ वैसी थी। उसी समय ब्रिटिश को यह रियलाइज होने लगा कि ये जो एक इंडिपेंडेंट नॉर्थ ईस्ट का किंगडम है, क्रिश्चियन किंगडम जो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो मटीरियलाइज नहीं हो रहा है, तो उस दौरान ब्रिटिश ने मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करते हुए सारे के सारे अपने सिक्के जो हैं वो जिन्ना के कैंप में लगा दिए और पाकिस्तान की डिमांड करनी चालू करी। और जिस पाकिस्तान की डिमांड में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के आइडिया को भी विजुअलाइज करना चालू करा, क्योंकि उनको था कि यदि मान लीजिए किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अगर एक क्रिश्चियन किंगडम नहीं मिलता तो नॉर्थ ईस्ट के बगल में ही ईस्ट पाकिस्तान के तहत कम से कम एक मुस्लिम किंगडम तो मिलेगा। इस रणनीति के तहत 1947 में जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गई, तब सबसे पहले ब्रिटिश ने यह इंश्योर किया कि ईस्ट पाकिस्तान का बेस वहां पर बरकरार बना। ईस्ट पाकिस्तान के बेस से पहली बात तो चीन पे नजर रखने का कार्य, भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ऑपरेशंस क्रिश्चियंस को सपोर्ट करके उनके तहत सबवर्जन करने के कार्य, ये सारे के सारे ऑपरेशंस वहां पर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी से चलाए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भारत में ब्रिटिश की हुकूमत के जाने के बाद उन्होंने क्योंकि अपनी एक एजेंसी बना के रखी थी, यहाँ पर एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि कोई उन्होंने एक दुकान खोल के रखी है जो गैस के सिलेंडर बेच रहा है 4-4 हज़ार रुपए में, बल्कि एजेंसी का मतलब है यहाँ पर कि बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा था जिसको हम कहते हैं वामपंथिक स्ट्रक्चर। जिस वामपंथिक स्ट्रक्चर के तहत उन्होंने पहली बात, और कितनी आयरॉनिकल बात है कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वामपंथियों को सपोर्ट करते थे और सपोर्ट करते आए क्योंकि उनके थ्रू एजेंडा रनिंग होती थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ यहां पर यह कि ब्रिटिश ने सबसे पहले जो मणिपुर का राज्य है वहां पर क्या किया, वहां पर सबसे पहले तो जो मिजो, कुकी, नागाज जिनको उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट पहले कर चुके थे, अब गेम था कि इनका प्रयोग किया जाए। मणिपुर के इलाके में सबसे महत्वपूर्ण कुकी-ज़ो लोग रहते थे। कुकी-ज़ो लोग जो थे वो क्रिश्चियंस थे, और सबसे बड़ी बात मणिपुर की सोसाइटी में ऐतिहासिक तौर पर वहां से सनातन धर्म के फॉलोअर मेती कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। अब जाहिर सी बात है कि आज़ादी के बाद सबसे पहला कार्य ब्रिटिश की तरफ से ये किया गया कि अपने उस एजेंसी के थ्रू उन्होंने ये इंश्योर कराया, पहली बात तो, कि कैसे उस एजेंसी के तहत हम जो यहां पर कुकी-ज़ो लोग हैं जो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, उनके थ्रू मणिपुर के अंदर हम अपना कंट्रोल बरकरार रखें। इस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए 2-3 चीजें हुई। सबसे पहला, कुकी-ज़ो लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो था वो ब्रिटिश ने दिलवाया था। आज़ादी के बाद वो स्टेटस कंटिन्यू हुआ, लेकिन जब आज़ादी के बाद वो स्टेटस कंटिन्यू हुआ तो उस समय मेती समुदाय के जो लोग थे, खास करके मणिपुर के राज्य में, उनको वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला। उनकी डिमांड हमेशा से थी कि भाई अगर कुकी-ज़ो को मिला है तो हमारे को क्यों नहीं। दूसरा, उस एजेंसी के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे कार्य करवाए जिसके तहत सरकार की फंक्शनिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि मणिपुर के राज्य में भारत की आज़ादी के बाद कुछ इस प्रकार के कानून पास करवाए गए, जिन कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण कानून ये था कि जो मेती समुदाय के लोग हैं, जो सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, वो इम्फाल वैली में रहते हैं, उनके लिए कानून ये बना कि कुकी-ज़ो लोग जो हैं, जो बेसिकली मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो पहाड़ी इलाकों में मणिपुर के मेती लोग जो हैं वहां पर जाकर लैंड नहीं खरीद सकते। कितनी आयरॉनिकल बात है, आप एक ही राज्य के अंदर रह रहे हैं, लेकिन एक राज्य के अंदर एक ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को कानून के तहत बनाया गया, लाया गया, जिसके तहत ये बात बोली गई कि एक ही राज्य के अंदर उसी राज्य के रहने वाले एक वर्ग मेती समुदाय के लोगों को खास करके कोई अनुमति और परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो पहाड़ी इलाकों में जहां पर कुकी-ज़ो लोग रहते हैं कि वहां पर जाकर किसी प्रकार से लैंड खरीदें। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कुकी-ज़ो लोग जो पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके को डोमिनेट करके रह रहे थे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई इस प्रकार की कि वो जो है मेती समुदाय के रहने वाले इलाकों में आकर लैंड ना खरीदें। यानी कि वो लैंड आके खरीद सकते हैं मेती के इलाकों में, लेकिन मेती जो है वो कुकी के इलाके में जाकर लैंड नहीं खरीद सकता। अब ये कानून बन गया।
दूसरा, मेती समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस भी डिप्राइव किया गया। इसके साथ साथ कुछ कुकी समुदाय के जो लोग थे, सारे नहीं बल्कि कुछ कुकी समुदाय के जो लोग थे, उनके क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार म्यांमार में रहते थे और म्यांमार के अंदर के म्यांमार चिन प्रोविंस में रहते थे, उनको बेसिकली कुकी चिन कहा जाता है। तो ये अक्सर उन कुकी चिन लोगों से मिलने जाया करते थे। जब ये वहां पर मिलने जाया करते थे तो म्यांमार में धीरे धीरे 1948 से लेकर आज तक, ये कहना गलत नहीं होगा यदि आपने म्यांमार का इतिहास पढ़ा है, कि म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार काफी लंबे समय से है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण यह है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल है तत्मादों का, और जो मिलिट्री रूल म्यांमार में है उस मिलिट्री रूल को पहली बात तो अमेरिका और ब्रिटेन कतई ही पसंद नहीं करते। वो इसलिए पसंद नहीं करते स्पेसिफिकली क्योंकि यहां पर म्यांमार में चाइना जो है वो मिलिट्री रूल को सपोर्ट करती है। भारत की रणनीति ये रही है कि भाई म्यांमार में जो भी रूलर होगा, जो भी सत्ता होगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हमारी हैंड्स ऑफ अप्रोच रही है क्योंकि हमें म्यांमार को एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देखना है, हम पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते। अमेरिका पॉलिटिकल एंगल से देख रहा है, ब्रिटेन पॉलिटिकल एंगल से देख रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका को ये लगता था कि भाई जब तक म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं होगी, म्यांमार जब तक डेमोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ेगा, म्यांमार हमेशा अधूरा रहेगा। म्यांमार में जब तक मिलिट्री सरकार है तो डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को सपोर्ट करना है, लेकिन अब इस डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गेम कैसे खेला जाएगा? तो गेम खेलने के लिए ब्रिटेन ने उस समय से लेकर आज तक अमेरिका का समर्थन करते हुए म्यांमार के कई इलाकों में लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करी जहां पर होने लगा इलीगल कल्टीवेशन पॉपी का। इस ओपियम के कल्टीवेशन से मेटाफिटामाइन बनने लगा। वहां पर मेटाफिटामाइन जो बना, जिसको हम आइस के नाम से आज की डेट में जानते हैं, वो पहली बात तो म्यांमार में बना, और म्यांमार के साथ साथ लाओस जो उसके बाजू में एक कंट्री है, और वहां से एक और क्लोज कंट्री प्रॉक्सिमिटी में थाईलैंड। ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूट करता है एक गोल्डन ट्रायंगल। इस इलाके में इन तीनों राज्यों में इलीगल लेवल पर पॉपी कल्टीवेशन, मेटाफिटामाइन, आइस नामक ये सारी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब होने क्या लगा? होने ये लगा कि भाई जो ये कुकी जो लोग थे, जो खास करके मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, ये जब अपने रिश्तेदारों से मिलने म्यांमार जाते थे, वहां से ये लोग ड्रग्स लेकर आते थे। इसके कारण पहली बात तो एक ड्रग की इकोनॉमी मणिपुर में पैदा होने लगी। अब ये ड्रग की इकोनॉमी जब यहां पर पैदा हुई, इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी हुई कि कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश एजेंट्स के प्रोवोकेशन से इन कुकीजों लोगों ने भी मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में, पहली बात जहां पर किसी भी प्रकार के मेती समुदाय के लोगों को रहने की परमिशन नहीं दी जाती थी, वहां पर इन्होंने सबसे पहले पॉपी कल्टीवेशन चालू कर दी। और आज जब से सरकार ने पिछले लगभग 3-3.5 सालों से इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस के तहत ये इंश्योर करना चालू किया है कि वो इस पॉपी कल्टीवेशन को टारगेट करे, तब से पहली बात मेती समुदाय के खिलाफ सबसे पहली बात तो ये कुकीजो समुदाय के लोग भड़क चुके हैं, क्योंकि यहां पर अब इनके ड्रग्स का और वो पूरा का पूरा पॉपी कल्टीवेशन का एक्सपोजर हो रहा है। दूसरा, यहां पर जो एक भड़कने वाला पॉइंट ये भी निकला वो ये था कि आज से 3 साल पहले मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव पास करते हुए जो है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बात भी बोली गई कि जो है मेती समुदाय के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। अब अगर मेती समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता है तो एक चीज तो क्लियर है कि उनके पास भी फिर लैंड खरीदने के उन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में परमिशन मिल जाएगी। यदि वो परमिशन मिलती है तो जाहिर सी बात है कि कुकीजो लोगों के, खास करके उन वर्गों में जिन वर्गों ने बेसिकली अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहाफ पर एक पॉपी का पूरा वो ट्रेड और एक ड्रग ट्रेड वहां पर बना के रखा हुआ है, वो एक्सपोज होगा। तो वो एक सेकंड रीजन था वहां पर आग लगने का। इस कारण से यह कहना कतई ही गलत नहीं होगा कि जो सिविल अनरेस्ट मणिपुर में चल रहा है, ये सिविल अनरेस्ट सिर्फ एक मात्र कुकी मेती समुदाय का ही नहीं है। इस समुदाय की लड़ाई के पीछे सबसे पहले एक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की लड़ाई है। इस लड़ाई और सिविल अनरेस्ट के पीछे दूसरा यहाँ पर लिविंग राइट्स का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि एक जगह पर आपको लिविंग राइट्स डिप्राइव किए गए हैं। इस पूरी लड़ाई के पीछे तीसरा जो ये जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जिसमें अमेरिका ने म्यांमार में रेजिम चेंज करने के लिए मणिपुर और गोल्डन ट्रायंगल
कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देशों को लेबोरेटरीज बना कर यहाँ पर मेटाफिटामाइन के जो कार्य इन्होंने कर रखे हैं वो बेसिकली इन्होंने क्रिएट किए हैं। इसी रीज़न से आप देखो कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ अमेरिकन नेशनल्स जो थे यूक्रेनियन नेशनल्स के साथ भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ गतिविधियां करते हुए पकड़े थे। और अभी आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि अमेरिका के कुछ लोग सैटेलाइट फोन लेकर कश्मीर में भी पकड़े गए। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि अमेरिका इस मोमेंट पर ये जो पूरा ड्रग कंट्रोल है जो उन्होंने यहाँ पर कर रखा है गोल्डन ट्रायंगल में, जिसका इनलेट भारत में मणिपुर से आता है, वो कतई ही इस गोल्डन ट्रायंगल को टूटने नहीं दे सकते। अब अमेरिका को क्या चाहिए कि वो गोल्डन ट्रायंगल पे एब्सोल्यूट कंट्रोल रखे। क्यों? क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल पे अगर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है तो अमेरिका के पास विश्व की सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल होता है। और अमेरिका के साथ साथ उसका पाला हुआ पिट्ठू इजराइल, वो भी जाहिर सी बात है कि उसका प्रोटेक्टोरेट जो है वो भी यहाँ पर इसी कार्य में इन्वॉल्व रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो या फॉर दैट मैटर म्यांमार हो, वहाँ पर इजरायली प्रेजेंस भी रहती है, क्योंकि विश्व के जितने भी ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, खास करके अमेरिका के और बाकी देशों के, ये चलते हैं इस गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग एंड पॉपी इकोनॉमी के थ्रू। और यहाँ पर इसीलिए जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई मणिपुर के अंदर खास करके इस ड्रग आर्किटेक्चर को तोड़ने की जाती है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सिविल अनरेस्ट भड़कता है। यहाँ पर आप तुरंत देखते हैं कि चर्च एकदम एक्टिवेट हो जाती है। तो इसके पीछे की ये जो पूरी स्टोरी अगर आपको आज ये क्लियर हो गई हो तो अब आप समझेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर इतनी ही आसान नहीं है जो ओवरऑल फेस ऑफ लेवल पर दिखती हैं, बट इसके पीछे का जो इतिहास है वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। धन्यवाद।